कि हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं कि केंद्र राज्य के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, देश के विकास के लिए, संघीय व्यवस्था के लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो केवल केंद्र राज्यों के बीच में आपस में अच्छे संबंध होने से ही सफल नहीं होगी। उसके लिए जो राज्य हैं उनके बीच में उनके खुद के आपस में भी संबंध अच्छे होने चाहिए, है ना। जैसे केंद्र और राज्य हैं, उनके अलावा जो राज्य हैं उनके बीच में खुद में भी संबंध जो है वो बेहतर होने चाहिए। उस पर भी भारत की जो संघीय व्यवस्था की सफलता है वो निर्भर करता है। तो हम भारत में जब संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो अंतरराज्य सौहार्द के लिए कई सारे प्रावधान आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में देखने को मिलते हैं। और अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहले जो है अंतरराज्य जल विवाद का न्याय निर्णय। क्योंकि देखो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो आप देखना ज्यादातर डिस्प्यूट पानी को लेकर के देखने को मिलेगा कि एक नदी है, एक नदी वो एक राज्य से, एक से अधिक राज्यों के बीच से जा रही है। भारत में ऐसा है भी, है ना। एक नदी कई कई राज्यों से होकर के गुजरती है। अब ऐसे में उनके बीच में ये विवाद हो जाता है कि कौन उसका कितना पानी यूज करेगा, कौन नहीं यूज करेगा। ठीक है, सीमा को लेकर के विवाद हो जाता है, अंतरराज्यीय व्यापार है उसको लेकर के विवाद हो जाता है। तो इन सभी विवादों से निपटने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए। जैसे अंतरराज्यीय जल विवाद, इसके लिए आर्टिकल 362 में आपको देखने को मिल जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263, ये 262, ये 263, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता 301 से 307 में आपको उधर प्रोविजन मिल जाएंगे। तो कई कई सारी चीजें जो है इसमें किया जाता है। संविधान ने और संसद दोनों को ये पास ये भूमिका है कि वो राज्यों के बीच में आपसी सौहार्द और समन्वय को बढ़ाए। तो संविधान ने जो प्रावधान किए वो देख लिए। इसके अलावा संसद के पास भी शक्ति है, संसद के पास भी पावर है। क्या है? इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतरराज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, जब हम बात करें जोनल काउंसिल्स, तो संसद के द्वारा जोनल काउंसिल्स का भी गठन किया जा सकता है। इन सब चीजों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एक बार देख लेते हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत इजी सा है, छोटा सा है। डिटेल में देखो, मैं हमेशा बोलता हूं डिटेल में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, लाइन बाय लाइन करवा चुका हूं। यूट्यूब पर आपको हर जगह मिल जाएगा। यहां पर मैं केवल आपको रिवीजन करवा रहा हूं, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सुपर फास्ट चलेंगे। बहुत डिटेल से देखना है तो लाइन बाय लाइन वाली सीरीज वेब आपको मिल जाएगी, मेरे नाम से सर्च कर लेना, ललित यादव लाइन बाय लाइन एम लक्ष्मीकांत, वहां से देखना। ठीक है, यहां पर केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस चल रही हैं। अब देखिए, आर्टिकल 262 है ना, वो अंतरराज्य जल विवादों के निपटाने से संबंधित है। सबसे ज्यादा विवाद राज्यों के बीच में डिस्प्यूट अगर किसी चीज को लेकर के है तो वो पानी को लेकर के। एक तो पानी की किल्लत पहले ही, ऊपर से जब एक नदी अलग अलग राज्यों से निकलेगी तो उसमें कौन राज्य कितना पानी यूज करेगा, इस चीज को लेकर के विवाद होता रहता है। तो आर्टिकल 362 है, उसके अंदर दो प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान तो ये कि संसद कानून बना करके अंतरराज्य नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जो विवाद है उस विवाद के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान किया गया है कि पानी का बंटवारा होगा, प्रयोग होगा उस चीज के लिए। दूसरी व्यवस्था क्या है कि संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। तो ध्यान रखिए, कई बार अगर कोई ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है अधिकरण, ठीक है, नदी जल अधिकरण बनाए जाते हैं नदियों के विवाद को सुलझाने के लिए। अगर संसद ने नदियों के विवाद को सुलझाने के लिए इस तरीके की कोई व्यवस्था की है तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के दायरे से उसको बाहर रख सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किसी भी तरीके का कोर्ट, उसके अधिकार क्षेत्र से उसको वो बाहर रख सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इस चीजों को ध्यान में रखते हुए संसद ने दो कानून बनाए। सबसे पहला कानून जो बनाया वो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 बनाया और अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। दोनों एक ही वर्ष में बनाए गए, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य अलग था। नदी बोर्ड अधिनियम जो है उसका प्रमुख कार्य क्या था? इसका कार्य जो था अंतरराज्य नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए, यानी कि ऐसी नदियां जो अलग अलग राज्यों के बीच से निकलती हैं, तो उन नदियों के नियंत्रण पर, उनका विकास के लिए इसकी स्थापना की बात की गई। अब नदी बोर्ड की स्थापना जो है संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने पर देने हेतु की जाती है। स्थापना हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इसके लिए निवेदन जो है राज्य करेंगे, राज्यों से निवेदन प्राप्त होगा। और ये केवल सलाह, इस सलाह देने के लिए इसमें है।
अब ऐसे अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार को अंतर्राज्य नदी तथा नदी घाटी के जल के संबंध में दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है, फुल एंड फाइनल। यानी कि आर्टिकल 362 का प्रयोग करके अगर कोई न्यायाधिकरण, कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया तो वो उसने जो फैसला दिया वो फुल एंड फाइनल होगा। अब उसके बाद में आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, ना ही नकार सकते हो, और संसद कोर्ट को भी इस चीज से, इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है। ठीक है, तो ये एक वो चीज है। अब उच्चतम न्यायालय, दूसरे न्यायालय, किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाते हैं। एक तो ये चीज होगी। अब तक अगर हम बात करते हैं 2019 तक का डाटा इसमें दिया गया, 9 अंतरराज्य जल विवाद प्राधिकरण बनाए जा चुके हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो बनाया गया था वो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इनके बीच के विवाद को, कृष्णा नदी को लेकर के, गोदावरी को लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया। नर्मदा जल को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए बनाया गया। रावी और व्यास के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी जल विवाद के लिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। कृष्णा जल विवाद के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वंशधारा के लिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। महादाई के लिए गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और महानदी जल प्राधिकरण सबसे लेटेस्ट जो 2018 में बना था वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए था। 2019 तक का ये डाटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्रिब्यूनल बनाए जा चुके हैं, इनका फैसला फुल एंड फाइनल है। कोर्ट का कोई, इसको कोर्ट की समीक्षा से बाहर इसको किया जा सकता है। अब इससे क्या होता है कि आप राज्यों के आपसी मुद्दों को, आपसी विवादों को सुलझाने में एक भूमिका होगी। अब अंतरराज्य परिषदें, अंतरराज्य परिषदों के लिए आर्टिकल 263 है भारत के संविधान में। वो राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद के गठन की बात करता है। राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई इस तरीके की परिषद का गठन करना सार्वजनिक हित में जरूरी है तो वो इस तरीके का गठन कर सकता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि भाई जो राज्यों के मध्य जितने भी विवाद हैं उसके बारे में जांच करे, उसके बारे में सलाह दे। ठीक है, ऐसे विषय जिससे केंद्र और राज्य दोनों का एक जैसा इंटरेस्ट हो, ठीक है, उन विषयों को बारे में विचार विमर्श करना। ठीक है, ये बेसिकली एक सलाहकारी निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है, बाध्यकारी ये नहीं होते हैं। इसके निर्देश, इसके आदेश जो हो वो सारे के सारे सलाहकारी हैं। सबसे पहली जो अंतरराज्य परिषद बनी थी वो 1990 में बनी थी। वीपी सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उनके नेतृत्व में यहां पर बनाई गई। ठीक है, जनता दल सरकार ने। अब कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी होती है, जोनल काउंसिल्स भी होती हैं। ठीक, जोनल काउंसिल्स के लिए देखोगे तो वो संविधिक निकाय है। अभी तक आपने आर्टिकल नदी के लिए देखा, आप देखना तो आर्टिकल 262 में प्रावधान दिया गया था, लेकिन वो प्रावधान क्या कहता था कि संसद नदी जल प्राधिकरण बनाएगा। आर्टिकल 263 वो क्या कहता है, वो राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद बनाएगा। ठीक है, तो वो दोनों संविधान के अंतर्गत दिए गए प्रावधान थे। क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान की जब बात करते हैं तो इसका गठन जो है संसद के एक्ट से होता है, पार्लियामेंट के एक्ट से होता है, संविधान के द्वारा नहीं होता है। तो संसद जो है ना, इसके द्वारा अधिनियम बनाकर इसका किया जाता है। आप सबको याद होगा कि भारत के अंदर राज्यों के पुनर्गठन की जो डिमांड उठी थी तो फजल अली आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी सिफारिश पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1956 में, जिसका नाम बोला जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसी अधिनियम के तहत ही क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया है। 5 क्षेत्रीय में उस समय विभाजित किया था इस अधिनियम के तहत। अभी एक और छठी परिषद भी है, लेकिन 5 क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी थी? उत्तरी, मध्य पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों के लिए एक एक क्षेत्रीय परिषद थी। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन होता है? केंद्र सरकार का गृह मंत्री, ये गृह मंत्री जो है यही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, जोनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद का हेड जो है, अध्यक्ष जो गृह मंत्री रहेगा। उस क्षेत्र के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य रहेंगे, और ये इसके उपाध्यक्ष रहेंगे, चक्रानुमा उपाध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष रहेंगे, बारी बारी से एक एक साल के टर्म पर बारी बारी से रहेंगे। ठीक है, हर राज्य से 2 अन्य मंत्री, और वहां पर अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके प्रशासक उस क्षेत्र के अंतर्गत। ये लोग क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल के मेंबर यहां पर होते हैं। ठीक है, अब केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है।
मुख्यमंत्री 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, मैंने बता दिया। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है क्षेत्रीय परिषदों का? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना, कि किसी चीज के बीच में कोई विवाद ना हो, आपस में मिलजुल करके नीतियों का पालन करना, नीतियों का फॉर्मुलेशन करना, किसी चीज में देश के विकास को, देश के हित को फ्रंट में रखते हुए करके चलना, ये इसका प्रमुख है। और ये एडवाइजरी बॉडी है, बाध्यकारी नहीं है। ये क्षेत्रीय परिषद है। किस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य, उनका मुख्यालय कहां है वो देख लीजिए। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में देखोगे तो आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। टोटल 8 क्षेत्र इसमें मिलेंगे, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है, ठीक है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है। इस इलाहाबाद में इसका मुख्यालय। इसमें कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऐसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इसमें भी कोई भी क्षेत्रीय परिषद, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली, तो एक यूनियन टेरिटरी यहां पर आती है, बाकी राज्य है। इसके मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल तथा पुडुचेरी। तो 2 ऐसे क्षेत्रीय परिषद, एक मध्य और एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ऐसी हैं जिनके अंदर यूनियन टेरिटरी, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका नहीं है। बाकियों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो इनको याद कर लेना एक बार आपको कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा आता है। अब इसके बाद एक पूर्वोत्तर परिषद बनाई गई थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो इसका गठन के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया था। ये 1956 के अधिनियम से नहीं बनी थी। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 जो है वो बनाया गया। और इसके अंतर्गत असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये अब एक पूर्वोत्तर 5 जोनल काउंसिल आपने वैसे देखी, और एक पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी आपको देखने को मिलती है। तो ये ऐसे प्रावधान थे जिससे हमारे देश में राज्यों के बीच में आपसी सौहार्द लाने के लिए प्रयास किया गया है।